बहुत बड़ी न्यूज़ है हर उस बंदे के लिए जो कि 12th पास है। ठीक है, 12th पास बच्चों के लिए एनटीपीसी में वैकेंसी निकल चुकी हैं। ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट क्या क्या है, मेन पॉइंट, और कौन बंदे वो 12th वाले हैं जो नहीं भर सकते। कुछ ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो 12th पास तो हैं पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सारी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले देख लीजिए, फॉर्म भरने की डेट है 21/9 से 20/10। पर मेरा यहाँ पर सजेशन आपके लिए ये है कि आप बिल्कुल शुरुआत में अभी फॉर्म ना भरें, 2-4 दिन या 2-3 दिन रुक जाएं। और क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप जल्दीबाजी में फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले भरते हैं, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसको कि फिर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हो सकता है आप गलत आरआर भी चूज़ कर लो, आप गलत जगह से फॉर्म भर दो। तो इसलिए पहले 2-3 दिन रुक जाओ, सारी चीज़ें देख लो कि कहाँ से भरना है, क्या भरना है, उसके बाद आप फॉर्म भरिए। तो डेट मैंने बता दी, 20/10 से शुरू होगा। ठीक है, सॉरी 21/9 से शुरू होगा यहाँ पर, और 20/10 तक, यानी 21 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, फिर आएगा मॉडिफिकेशन डेट। तो उसके बाद क्या होगा, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, 23/10 से लेकर 1/11 तक। ठीक है, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपके मॉडिफिकेशन होंगे, यानी अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, 12th पास के वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके कि 12th में मिनिमम 50% नंबर हों या इससे ऊपर हों। इसके अगर आपसे कम नंबर हैं, 50% से कम नंबर हैं 12th में, तो मेरे भाई आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर 4 पोस्ट निकली हैं। 4 पोस्ट कौन कौन सी हैं? पहली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो पिछली बार बहुत डिमांड में थी, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर आपको इनकी तैयारी करनी है मेरे दोस्त, तो आप किरण पब्लिकेशन की 4 बुक ले सकते हैं। पहली है मैथ रीजनिंग की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली। दूसरी है आपकी जीए की बुक। ठीक है, और इसमें एक बुक में थ्योरी है और एक बुक में क्वेश्चन आंसर है। थ्योरी पढ़ने के साथ क्वेश्चन आंसर करिए तो बहुत अच्छी जीए हो जाएगी आपकी। थ्योरी पढ़कर भूल जाते हैं बहुत सी बातें, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं साथ साथ कई बार, तो क्या होता है जब पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देख के याद आ जाती है चीज़। और आखिरी बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछली बार एनटीपीसी का पेपर कैसा आया था और आपका किस तरह का पेपर आता है और आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 4 पोस्ट निकली हैं, सभी में टाइपिंग मांगी है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझा देता हूँ, जिनको नहीं पता उनको। सबसे पहले होगा CBT 1। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। पहले कॉपी पेन पे होते थे ना, वैसा नहीं, कंप्यूटर पे सवाल आएगा, उसी में आपको टिक करना है, वहीं पर आपको सबमिट करना है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं हमें कॉपी पेन मिलेगा ही नहीं, तो रफ वर्क के लिए आपको पेपर मिलते हैं, पेन मिलता है। जो इसको पास करेंगे उनका होगा CBT 2। ठीक है, उनका क्या होगा, CBT 2, यानी कि दूसरा पेपर। इसमें जो पास हो जाएंगे फिर उनका होगा टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि आपने देखा सारी की सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइपिंग टेस्ट होगा उन सब बच्चों का जो बच्चे CBT 2 पास करेंगे। टाइपिंग के बाद क्या होगा, टाइपिंग के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं DV। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे कि सही हैं कि गलत। अब आप में से कुछ लोग डर रहे होंगे, यार मेरे डॉक्यूमेंट में ये कमी है वो कमी है। सबसे पहली बात, फॉर्म जो भरोगे आप वो किस डॉक्यूमेंट के बेस पे भरना है, 10th की मार्कशीट के बेस पे। जो स्पेलिंग 10th की मार्कशीट में है, जो डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में है, वही आपको फॉर्म में भरनी है। बाद में जो चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस हो जाएंगे, उसकी चिंता आप मत करो, डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे, एफिडेविट लग जाएगा। पर फॉर्म जो है वो 10th के बेसिस पे भरना, 10th की मार्कशीट में कोई चेंज नहीं हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरे दोस्त क्या होगा, फिर होगा आपका मेडिकल। मेडिकल यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे फेल होंगे, बहुत से बच्चे टेंशन में होंगे, चश्मा लगाते हैं, क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब देख लिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर 4 पोस्ट हैं और चारों में मेडिकल देखिए क्या क्या है। पहली पोस्ट कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सैलरी भी बता देता हूँ, आप लोगों में से बहुतों की ये क्यूरोसिटी रहती है कि सैलरी क्या होगी। तो जो CCTC है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनकी सैलरी जो इन हैंड लगभग बैठेगी वो लगभग 28,000 आएगी। और जो बाकी 3 पोस्ट हैं इनकी सैलरी बैठेगी लगभग, इनकी बैठेगी करीब, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जो CCTC हैं इनकी सैलरी बैठेगी आपकी, मेरा ध्यान कहीं सॉरी और था, इनकी बैठेगी करीब 38,000। और जो बाकी 3 पोस्ट हैं इनकी बैठेगी 1900 ग्रेड पे के हिसाब से करीब 34,000, क्योंकि शुरू में मेरा भी 1900 ग्रेड पे था। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम ट्रेन वगैरह चलाते हैं तो उसके कुछ रुपए जुड़ के तनख्वाह बढ़ जाती है, और अगर एक भी दिन ट्रेन ना चलाएं पूरे महीने तो 34-35 हज़ार तो हमारी आती थी। ठीक है, और जो जिनका है बेसिक पे इनिशियल पे 21,700, उनकी 4-5 हज़ार और हो गई, तो 34-35 इनकी बैठेगी नीचे वालों की, और CCTC की करीब 38-39 ऐसी बैठेगी।
है ना। बाकी डिपेंड करता है, अलाउंस वगैरह लग जाते हैं, जैसे आप किसी नेशनल हॉलीडे के दिन काम करते हैं तो उस दिन की आपको पैसे मिल जाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट ड्यूटी के अलग पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है B2 C2 C2 A3। इस मेडिकल स्टैंडर्ड के बेस पे अगर आप वो भरोगे प्रेफरेंस RRB चूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको RRB कैसे चूज़ करनी है। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक, मतलब अभी कोई 25 साल ये किसी की एज पूरी हो रही हो 30 साल तो टेंशन वाली बात नहीं है, 1 जनवरी 2025 तक नापी जाएगी, ठीक है। और 18 से 33 वर्ष कर दी गई है क्योंकि कोविड की वजह से सभी पोस्टों में कोरोना आया था, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कोरोना की वजह से सभी जो भी हमारी NTPC ग्रेजुएट वाली थी उसमें भी 3 साल बढ़ा दी गई थी, और ये अंडर ग्रेजुएट है 12th बेसिस वाली हैं इसमें भी 3 साल बढ़ा दी गई हैं। तो इसमें कितनी हो गई 18 से 33 वर्ष तक, ठीक है मेरे दोस्त। अब देख लेते हैं वैकेंसी। 3445 वैकेंसी टोटल हैं। CCTC की 2022 हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990, ट्रेन क्लर्क की 72। और ये एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम पोस्ट हैं। रेलवे कितना बड़ा विभाग है जिसमें कि 4-5 साल बाद जब वैकेंसी निकलती हैं तो 85,000 या 1 लाख से कम में बात नहीं होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर 5-5 साल में निकल रही हैं, वो भी 3-3 हज़ार। इससे ज़्यादा तो हर साल वो वैकेंसी दे देते हैं जो ईयरली वैकेंसी देते हैं, ठीक है, जैसे SSC हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट हो गए। तो इसके मेरे हिसाब से तो भाई आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ट्विटर वगैरह पे कैंपेन शुरू करना चाहिए, ठीक। तो पोस्ट बढ़नी चाहिए और हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए, तभी अच्छा काम चलेगा। हर साल इतने होशियार बच्चे यार समझते नहीं हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी को नौकरी की इतनी ज़रूरत होती है, खासकर सरकारी नौकरी की, कि अगर उसकी नौकरी लग जाए तो उसका आधा परिवार सुधर जाए, और 5 साल उसकी वैकेंसी ना निकले तो उसको कितना बुरा लगेगा। चलिए, ये देखो नीचे लिखा भी है कि 3 साल यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एज बढ़ा दी है क्योंकि इस बीच में कुछ हो नहीं पाया था। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त, आपको जो कन्फ्यूज़न होगा, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं हम बात करेंगे। ये लॉन्ग में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे और CBT 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। ये सब बाद की बात है, अभी मेन बातों पे आते हैं, ठीक है। मेन बात ये है कि यहाँ पर नीचे दे रखी है RRB वाइज वैकेंसी। हम समझते हैं बहुत ही अच्छे से कि किस तरह से हमारी जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, वहाँ पे आप अच्छे से समझ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइड में दे रखी है RRB नेम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट है, 12th पास है, तो उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। मेरी बात समझिए मेरे दोस्त, जब आपको फॉर्म भरा जाएगा तो आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से भरूँ, तो आप ये सोच के चलिए पहली आपको प्रेफरेंस रखनी है जहाँ आपका घर पड़ता हो। अब ये जो साइड में बहुत सारी RRBs दे रखी हैं, इनमें देख लीजिए कि आपका घर किसके पास पड़ता है। आपका जिस शहर के इनमें से जिस RRB के आसपास घर पड़ता है, पहली प्रेफरेंस तो आपको उसी को रखनी है कि मेरे को यहाँ से भरना है। अब सपोज़ कीजिए जैसे मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मुजफ्फरपुर में जाते हैं, मुजफ्फरपुर में एक पोस्ट निकली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और दूसरी पोस्ट निकली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सिर्फ 2 ही यहाँ पर पोस्ट निकली हैं, बाकी पोस्ट ही नहीं निकली। अब सपोज़ कीजिए एक पोस्ट में मांगा हुआ है मेडिकल A2 और पर आपका मेडिकल है C2, मतलब आपकी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि आप C2 मेडिकल की ग्रेड में आते हैं। और सपोज़ कीजिए कि ये जो पोस्ट हैं यहाँ पर A2 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया है, तो क्या आप इनको पास कर पाएंगे? ज़्यादा नंबर लाते हुए भी आप मेडिकल आउट हो जाएंगे। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको ऐसी RRB चूज़ करनी है जहाँ पर जिसमें थोड़ा सा कम मेडिकल मांगा हो, C2 ग्रेड का मेडिकल मांगा हो, उनकी पोस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर आपकी आंखें अच्छी हैं, चश्मा है बहुत कम नंबर का है या है ही नहीं, तो फिर आप अपने घर वाली जोन को चूज़ करिए। और अगर वहाँ पर बहुत कम वैकेंसी है, आपको डर लग रहा है कि यार यहाँ से नहीं भरूँगा, तो आप वो RRB चूज़ करिए जहाँ पर आपके घर के पास हो। दूसरी बात, मतलब पहली बात तो ये हो गई घर के पास हो, और दूसरी बात उसकी वैकेंसी वहाँ पर ज़्यादा हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी वहाँ पर जॉब लगती है तो घर से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और घर पर ट्रांसफ़र के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। रेलवे में ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेलवे में ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। सपोज़ कीजिए एक बंदा यहाँ पर है बेंगलुरु में और एक बंदा है चंडीगढ़ में, ठीक है। बेंगलोर वाले को जाना है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ वाले को आना है बेंगलोर, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं बशर्ते सेम पोस्ट पे हों, सेम कैटेगरी के हों। यानी कि जनरल कैंडिडेट का जनरल से होगा, SC कैंडिडेट का SC से होगा, जिससे कि वहाँ पर जो इनका वो है वेटेज सबका मेंटेन रहे,
जितने परसेंट जनरल के कैंडिडेट हैं उतने ही परसेंट जनरल के रहें, जितने परसेंटेज एससी के कैंडिडेट हैं उतने परसेंट एससी के रहें, ठीक है। और इस बेसिस पे लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी बिताते हैं, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो अगर आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कब, जब आप अपने घर के आसपास वाली आरआरबी में हो। सपोज़ हो भी नहीं पाता तो भी कम से कम आप छुट्टी वगैरह के दिन या आसानी से घर आ जा तो सकेंगे। और बहुत दूर हो गया, सपोज़ आप नॉर्थ इंडिया में हैं, साउथ इंडिया में पहुंच गए, तो बड़ी समस्या आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्म भरने में जल्दी मत करना। ये नहीं कि फॉर्म भरना शुरू हुए और आपने फॉर्म भर दिया, थोड़ा सा समय लो, थोड़ा सा समझो, है ना। मेन तो यही समझना है कि मेरे दोस्त कि आपको आरआरबी क्या चूज़ करनी है, ठीक। इसके अलावा अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी कर लो, उसको स्कैन करके रख लो, अपने सिग्नेचर स्कैन कर लो, अंगूठा का निशान स्कैन करके रख लो, जिससे फॉर्म भरने में आसानी रहे, ठीक है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको संभाल के रख लो, सबको इकट्ठा कर लो। अब आप में से कई लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ होगी, आप उनको सही करने दे दो, कोई समस्या नहीं है। और सही नहीं भी हो पाते हैं बाद तक भी, तो भी कोई नहीं है, एक एफिडेविट लग जाता है, ठीक है। तो ये है 12th की बेसिस की अभी निकली हैं, जो मैंने अभी शॉर्ट में आपको एक छोटा सा इसके बारे में जानकारी दी है कि ये वैकेंसी बहुत कम है, ये पोस्ट हैं, टाइपिंग वाली पोस्ट है मेनली, इसलिए इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग आप करना चाहें बोथ लैंग्वेज में आपकी रहती है, हिंदी भी इंग्लिश भी। आगे की कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। थैंक यू।